हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो आज हम जैसे कि 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हमारे देश की दो महान हस्तियों का जन्मदिवस या जयंती के रूप में मनाते हैं। तो पहले हम उनके बारे में थोड़ा बहुत देख के फिर अपने करंट अफेयर्स की क्लास पे हम लोग फोकस करेंगे। तो जैसे कि आज महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनकी भी जयंती आज हम लोग मनाते हैं। तो पहले हम गांधी जी के बारे में देखते हैं। तो पहले इनका एक सामान्य परिचय हम लोग जानते हैं कि इनका जो नाम था, इनको मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से इनको जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनकी कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई और इसी को गांधी स्मृति के रूप में हम लोग मनाते हैं। इनके जीवन साथी का क्या नाम था? तो इनके जीवन साथी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके कितने बच्चे थे? तो इनके 4 बच्चे थे। हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, उसके बाद राम दास गांधी और देवदास गांधी, ये इनके 4 बच्चे थे। और शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? तो शिक्षा इन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, जैसे कि ये पेशे से एक वकील थे, तो इन्होंने लंदन से अपनी डिग्री प्राप्त की थी। माता का क्या नाम था इनका? तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई करमचंद गांधी था और पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को जो उनका जन्म दिवस है, हम लोग गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और पूरे विश्व में इन्हीं दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है। अहिंसा का तात्पर्य यह है कि ये पूरी तरीके से जो चीज़ करते थे पूरी शांति तरीके से करते थे। ये शस्त्रों का पूरी तरीके से विरोध करते थे गांधी जी। ये इनके जितने भी आंदोलन आप देखेंगे तो सभी आंदोलनों में ये शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा के तरीके से, उसके बाद भूख हड़ताल तरीके से, ये अपने सारी आंदोलनों में यही अपना वो हथियार बनाते थे। तो और इनसे संबंधित क्या मुख्य बातें हैं? तो गांधी जी जब अपनी बैरिस्टर वकील की डिग्री लेके जब भारत आते हैं, उस समय अफ्रीका से इनको बुलावा आता है। वहाँ पे 2 व्यवसायी जो भारत, उनमें आपस में उनका वहाँ पे भेदभाव चलता रहता था जो अफ्रीका में थे। तो ये वहाँ पे इनको बुलाया जाता है अफ्रीका में। तो ये जाते हैं तो कोर्ट के बाहर ही उन दोनों लोगों से मिल के आपस में उनको समझा बुझा के वो चीज़ें वहीं पे सॉल्व कर देते। ऐसे बहुत सारे केसेसों को इन्होंने कोर्ट के बाहर ही समझा बुझा के सॉल्व किया। इससे इनकी लोकप्रियता वहाँ पे अफ्रीका में फैलने लगी। लेकिन इनके साथ एक महत्वपूर्ण घटना हुई जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। यानी कि इन्हीं के साथ दक्षिण अफ्रीका में क्या हो गया? भेदभाव हो गया। भेदभाव कैसा हुआ? आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बावजूद भी उन्हें तीसरी श्रेणी के डिब्बे में इनको फोर्स किया गया कि आप वहां चले जाइए। तो इन्होंने उस लोगों से संघर्ष किया कि हमारे पास खुद की डिग्री, मतलब खुद का टिकट है, वो भी प्रथम श्रेणी का है, तो हम वहाँ पे क्यों जाएंगे। लेकिन उनसे काफ़ी बहस करने के बाद इनको ज़बरदस्ती ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो रात भर वो स्टेशन पे बैठ के सोचे कि हमें इस चीज़ को कैसे समाप्त करना है। तो उन्होंने अपने हथियार के तरीके पे शांतिपूर्ण तरीके से, भूख हड़ताल तरीके से वहाँ पे जो अस्पृश्यता थी या भेदभाव थी उसको समाप्त करने के लिए बहुत तरीके के आंदोलन वहाँ पे चलाए गए। उसके बाद ये सब आंदोलन समाप्त होने के बाद अफ्रीका में भेदभाव की समाप्ति इन्होंने की। उसके बाद जो गांधी जी के संघर्ष का तरीका था, हमने जैसे आपसे बताया, सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से और शांतिपूर्ण तरीके से, ये सम्मेलन के माध्यम से, इन चारों माध्यम से ये क्या करते थे? आंदोलन को बढ़ाते थे। और इसमें इनको लगभग आंदोलनों में इनको जीत भी मिलती है और इसी तरीके से वहाँ पे भेदभाव को
समाप्त किया गया दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 1915 में जब ये भारत आते हैं तो भारत आने पर जो इनके गुरु थे गोखले जी, तो उनसे मिलते हैं। तो भारत में भी उस समय जैसे अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो आज़ादी के लिए उन्होंने अपने योगदान के बारे में उनसे बात करते हैं अपने गुरु से। तो उन्होंने कहा कि पहले आप पूरे भारत में 1-2 साल के लिए भ्रमण कीजिए और भारत को जानिए कि भारत कैसा है, इसमें हम किस तरीके से अपना योगदान देते हैं। तो उन्हीं के बताए मार्गों पर ये 1-1.5-2 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। तो उसके बाद इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए या भारत में इनका क्या योगदान रहा, तो उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो गांधी जी के भारत में क्या योगदान थे, तो 1915 में गांधी जी की भारत वापसी होती है, जिसको हम प्रवासी दिवस के रूप में बनाते हैं 15 जनवरी के। उसके बाद इन्होंने चंपारण का जो आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों में गांधी जी को जीत मिलती है। तो इससे इनकी क्या होती है, लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसके बाद ये असहयोग आंदोलन और स्वराज और नमक सत्याग्रह भी चलाते हैं और दलित आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं की भूमिका में चलाया गया। इसी समय इन्होंने करो या मरो का नारा भी देते हैं। और उसके बाद फिर स्वतंत्रता और भारत विभाजन, चूंकि स्वतंत्रता के ये पक्षकार थे, स्वतंत्रता चाहते थे भारत की, लेकिन ये भारत विभाजन के पक्षधार नहीं थे। ये भारत को विभाजन नहीं करना चाहते थे। ये सोचते थे कि पूरा भारत एक रहे। जो पाकिस्तान का हम लोग बंटवारा चाहते थे, वो बंटवारे के ये फेवर में नहीं थे। यानी कि स्वतंत्रता के ये पक्षकार थे, लेकिन ये भारत विभाजन के पक्षकार नहीं थे। तो उसके बाद फिर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई, जब वो नई दिल्ली के बिरला भवन या बिरला हाउस के मैदान में रात चहलकदमी कर रहे थे। यानी कि 30 जनवरी को क्या होता है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो कभी हम लोग गांधी जी के ऊपर विशेष क्लास लेके आएंगे, चूंकि ये करंट अफेयर्स की क्लास है। तो अभी के लिए बस हम इतना गांधी जी के बारे में जानते हैं। उसके बाद जो हमारे दूसरे व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर। तो इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी यानी यूपी के एक शहर में हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई, तो 11 जनवरी 1966 ताशकंद सोवियत संघ में हुई। चूँकि 1965 का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था, उस युद्ध की समाप्ति के बाद या उस समझौते के लिए ये ताशकंद जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, तो वहाँ पे वो जाते हैं। आज ये जो ताशकंद है, ये उज्बेकिस्तान की क्या है, राजधानी है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये अलग देश बन जाता है। तो वहाँ पे भारत पाकिस्तान का जो 1965 का युद्ध होता है, तो वहाँ पे वो समझौते के लिए जाते हैं। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात इनकी रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है। लोग बताते हैं हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था। इनका क्या योगदान था, तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इनको भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दूसरे प्रधानमंत्री की भूमिका में ये थे। और 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने तक क्या थे, ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। उनके शासनकाल में ही 1965 का क्या हो जाता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट होता है। तो भारत पाकिस्तान जो युद्ध है, उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता है। और शास्त्री जी के अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले, यानी कि जो इससे पहले
प्रधानमंत्री थे, उनके मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी कि ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को रात में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से उनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया उनके मृत्यु के पश्चात। इन्होंने ही एक नारा बहुत फेमस दिया था। इन्होंने एक जो फेमस नारा दिया था वो था जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था वो हमारे दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही दिया गया था। तो ये हुआ हमारे जो महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण गतिविधियां होंगी उसको भी हम कभी देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज की करंट अफेयर्स की क्लास में देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अब्राहम समझौता किन देशों के मध्य अभी हाल ही में हुए थे? तो जो पहला जो समझौता हुआ था अब्राहम समझौता वो था संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच। ये समझौता कौन सा समझौता? अब्राहम समझौता किया गया था। तो इससे संबंधित और हमारे परीक्षा के लिहाज से कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो अब्राहम समझौता इजराइल और कई अरब देशों के मध्य शांति समझौते की एक श्रृंखला है। यह समझौता सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यस्थता के बाद इस समझौते को संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के मध्य लागू किया गया। अब्राहम नाम दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यानी कि इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदियों धर्म के एक ही परमेश्वर को संदर्भित करता है। यह प्रतीकात्मक तौर पर प्रयोग किया जाने वाला एक शीर्षक है जो साझा कुल या वंश को मान्यता देकर अरबी और यहूदियों लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। यह है अब्राहम समझौते से संबंधित जो और हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे तो उसको भी हम डिस्कस कर दिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश दो प्रणाली, 1 कंट्री 2 सिस्टम की व्यवस्था विश्व के कौन से देश को संदर्भित करता है? तो ये आपका चीन और हांगकांग। ये आप जैसे कि मैप में देख पा रहे होंगे, ये आपका चीन हो गया और ये हांगकांग। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में, चीन और हांगकांग के परिप्रेक्ष्य में ये शब्दावली आए दिन न्यूज में रहती हैं और ये परीक्षा में भी पूछी जा सकती हैं। तो ये भी, ये आपका चीन हो गया, ये हांगकांग, इसी के परिप्रेक्ष्य में ये शब्दावली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण, 3rd एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो हमारा कर्नाटक राज्य है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी फसल योजना का शुभ आरंभ किया? तो इसका शुभ आरंभ करने वाला जो राज्य है आपका एमपी राज्य है। 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी? तो ये आपका 5.9 कर दिया गया। एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिजर्व रेपो रेट। इस पे
बैंक जो है बैंक क्या करती है, बैंक आरबीआई से उधार लेती है। और रिजर्व रेपो रेट क्या है, इस पे बैंक जो है आरबीआई क्या करती है, बैंकों से उधार लेती है। रेपो रेट में बैंक आरबीआई से उधार लेती है, और जबकि रिजर्व रेपो रेट में क्या करती है, आरबीआई बैंकों से उधार लेती है। तो ये शब्दावली आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी जो बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया गया, तो 5.9% कर दिया गया है। इसका जो प्रयोग करती है आरबीआई, बेसिकली ये हमारी जो देश में महंगाई कंट्रोल करने के लिए ये उसके टूल्स हैं। और हम आरबीआई के बारे में क्या चीज़ें हैं उसको भी हम देखते हैं। तो आरबीआई स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। स्वामित्व इसका किसके पास है, तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन इसका पूरी तरीके से स्वामित्व है। कब किया गया था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के समय इसका वो किया गया था। क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण। गवर्नर शक्तिकांत दास जी जो हैं ये इसके गवर्नर हैं। और उसके बाद फिर जो क्षेत्रीय कार्यालय इसका है वो कहाँ है, क्षेत्रीय कार्यालय आपका मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और एसएलआर क्या है और सीआरआर क्या है, तो इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एसएलआर क्या है, एसएलआर जो भी आरबीआई निर्धारित करती है बैंक उसको अपने पास रखते हैं। और सीआरआर क्या है, सीआरआर जो है बैंक आरबीआई के पास रखती है। तो ये लगभग 18% के आसपास रहता है और ये लगभग 4% के पास ये रहता है, ये घटता बढ़ता रहता है। तो जो आरबीआई मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं सारे टूल्स का वो प्रयोग करती है। कौन से टूल्स का, तो उसमें से एसएलआर है, ये एसएलआर, सीआरआर, उसके बाद आरआर रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। इस 4 शब्दावली जो देख रहे हैं एसएलआर, सीआरआर, आरआर और RRR, ये आरबीआई इन्हीं के माध्यम से देश में जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। और आगे चलते हैं तो देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है, तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, इन्हीं के द्वारा गांधीनगर से मुंबई के बीच क्या किया गई है, तीसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में की गई है। टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है, तो ये आपके आकाश अंबानी जी जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं। टाइम्स 100 नेक्स्ट में उनके मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ये इसमें 100 की सूची में ये अभी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं तो हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये आपके नई दिल्ली में जो भारत की राजधानी है तो वहाँ पे ये इसकी शुरुआत की गई है। इससे संबंधित और हमारे परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं तो उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान जी 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया। उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री द्वारा
13वें फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 को एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट्स हैपन विषय के साथ नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चर्चा की कि जनसंख्यिकीय लाभांश, जैसे कि हमारा जो देश भारत है वो कैसा जनसंख्यिकीय लाभांश वाला देश है, तो लाभ उठाने और भारतीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत के लिए प्रतिभाओं का उपयोग कैसे किया जाएगा, ये सब इस विषय में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 30 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो इससे संबंधित और हमारे परीक्षा के लिहाज से कौन महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 की जो थीम है वो क्या है? ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर है। पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया था? तो वो साल 2017 में पहली बार मनाया गया। और 24 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया। और 30 सितंबर को सेंट जेरोम जिन्होंने की पुण्यतिथि पर उसको श्रद्धांजलि स्वरूप प्रदान किया गया और इन्हीं के उपलक्ष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाए। इन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया था। ये है, इन्होंने ही इन्हीं के द्वारा बाइबिल का अनुवाद किया गया, जिन्हें के अनुवादक को संरक्षक संत के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ट्रांसलेटर्स FIT ने की। और FIT की स्थापना 1953 में हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो 1953 में हुई थी। और वर्ष 1991 में इस फेडरेशन ने दुनिया भर के अनुवादक समुदायों को एकजुट करने के लिए आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मान्यता प्रदान करने के लिए विचार की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके हरियाणा राज्य में विश्व का, यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये क्या होगा? ये सफारी पार्क बनाया जाएगा। इसकी घोषणा अभी हाल फिलहाल में की गई है। पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, या किस राज्य से इस संबंधित है, या किस राज्य में ये स्थित है? तो ये आपके केरल राज्य में अवस्थित है। केरल राज्य की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, तो यह इसी राज्य में अवस्थित है। 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो अभी जो 2022 की सूची जारी की गई है तो उसमें भारत का जो स्थान है वो 40वां स्थान अभी ग्रहण किया है। इससे संबंधित और हमारे परीक्षा में क्या पॉइंट बन सकते हैं तो उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। यह एक वार्षिक इंडेक्स का यह 15वां संस्करण है। इससे पहले 2021 में भारत 46वें स्थान पर था, यानी कि 6 अंकों की में इसको अभी 2022 की रिपोर्ट में इसको उपलब्धि हुई है या बढ़त बनाया है। तो रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड है। उसके बाद सेकेंड पायदान पे अमेरिका देश है, उसके बाद तीसरे पे स्वीडन है, उसके बाद चौथे पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसको हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। और सबसे खराब प्रदर्शन क्या किसका है? तो गिनिया, इराक और बुरुंडी देश का सबसे खराब प्रदर्शन इसमें दर्ज किया गया। भारत के पड़ोसी देशों में जैसे कि आप देख रहे हैं चीन 11वें स्थान पर, श्रीलंका 85वें स्थान पर और जो पाकिस्तान है वो 87वें स्थान पर,
उसके बाद बांग्लादेश आपका 102वां रैंक है उसका, और नेपाल का 111वां रैंक है, और म्यांमार जो है वो 116 रैंक पर है। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश में सभी महिलाओं को, विवाहित हो या अविवाहित महिला हो, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी है। तो इसको पहले जो 20 सप्ताह था, अभी बढ़ा के उसको 24 सप्ताह कर दिया गया। तो इससे संबंधित और हमारे परीक्षा के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का जो उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान में, वो भाग 5 में, जिसमें संघ का शासन का उल्लेख है, उसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या उसी के तहत वो उसको शक्तियां या उसी में उसका भाग 5 में उल्लेख किया गया है संविधान में। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश में सभी महिलाओं को, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, महिला सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी है सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के माध्यम से। इसने 51 साल पुराने गर्भपात कानून, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसे हम MTP के नाम से भी जानते हैं, तो को विस्तारित किया, जो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने से रोकता था। पहले ये इसी कानून के तहत 20 सप्ताह दिया गया था, लेकिन अभी उसको बढ़ा के या विस्तारित करके उसमें संशोधन करके वो क्या कर दिया गया है, उसको 24 सप्ताह कर दिया गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और इसके नियम 2003 के तहत 20 सप्ताह से 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को पंजीकृत चिकित्सकों की मदद से गर्भपात करने का अधिकार नहीं है। तो MTP अधिनियम में नवीनतम संशोधन 2021 में किया गया था। तो न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जिसमें प्रजनन स्वायत्तता की बात की गई है, गरिमा की बात की गई है, निजता के अधिकार की यानी प्राइवेसी की, जो 2017 में ऐड किया गया था अनुच्छेद 21 के तहत, उसी सबको यह आधार मानते हुए अविवाहित महिला को भी ये चुनने का अधिकार देते हैं कि विवाहित महिला के समान बच्चे ही को जन्म देना है या नहीं देना है। न्यायालय ने कहा कि 20 से 24 सप्ताह के बीच का गर्भावस्था वाली सिंगल या अविवाहित महिला को भी गर्भपात कराने से रोकना, जबकि विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि आर्टिकल 14 के द्वारा या आर्टिकल 21 जो जीवन से संबंधित हमारे अधिकार है, इन्हीं अधिकारों को वो बेस मानते हुए ये बताया कि चूंकि समानता का अधिकार 14 में उल्लेख किया गया है, तो उसमें चाहे एक महिला है, चाहे वो विवाहित हो या उसका विवाह नहीं किया गया हो, फिर भी उसको ये अधिकार है कि वो 24 सप्ताह के तक के बच्चों को भी गर्भपात कराने का दोनों लोगों को ये अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के माध्यम से। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो आज की कक्षा जो है क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा करंट अफेयर्स का क्लास ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।